कश्मीर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हमारे साथ जुड़ी हैं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रेणु भाटिया जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये आज के वक्त में महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य करती हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आज का दौर है, कहीं ना कहीं महिलाएं हैं उन्हें उनका सम्मान भी नहीं मिल पाता है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। तो मैम, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, तो आप किस तरीके से महिलाओं के लिए कार्य करती हैं? देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि हम महिला हैं, हम एक शक्ति हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। जब तक अपने लिए इन शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम अपने आप को ही डिमोरलाइज करते हैं। और दुनिया में मैंने नोटिस किया है प्रैक्टिकली, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो आपको जो है मोबिलाइज करे या आपको मोटिवेट करे। अधिकतर आप देखेंगे, आप अपने मीडिया के क्षेत्र में देखें, राजनीति के क्षेत्र में देखें, आप मेडिकल क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, मैंने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात की है, तो आप जिसको भी देखेंगे वो एक महिला साथी को डिमोरलाइज ही करेंगे। अगर वो कितनी इंटेलिजेंट है, किस तरह से मेहनत कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन अगर उसका कंपटीशन किसी मेल के साथ है तो वो मेल 1 मिनट में उस औरत को नीचा दिखाने में, नीचे गिराने में, नीचा बोलने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता। ये एक प्रैक्टिकल बात है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं बार बार कहूँगी। एक्सेप्शंस महिलाओं के लिए भी हैं, एक्सेप्शंस पुरुषों के लिए भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन जो आज दुनिया जी रही है वो यही है। जी मैम, किस तरीके से आपने सोचा और कब आपने ये कार्य महिलाओं के लिए करना शुरू किया? उनके सम्मान की अगर बात कहें तो कब से आप इसे? मेरे को लगता है कि इसका अगर मैं ये बोलूं कि मैं कब से जुड़ी हूँ तो ये शब्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं जब से काम कर रही हूँ, जब से मैं फील्ड में आई हूँ, लगभग 22-23 वर्ष की उम्र में मैं मीडिया में आ गई थी और मैंने दूरदर्शन से अपना करियर स्टार्ट किया था। मैं दूरदर्शन की एंकर रही, न्यूज़ रीडर रही, और जिस ज़माने में कोई चैनल नहीं होता था, ये आपका यूट्यूब और ये चैनल्स तो सोच में भी नहीं थे तब, तो मैंने तब मीडिया शुरू किया था। और तब मैंने जो मेरे गुरु थे, मैं उनको वंदन करती हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे मैंने स्ट्रॉन्ग होना, बोल्ड होना, प्रैक्टिकल होना, कॉन्फिडेंट होना, ये सारी बातें मैंने उनसे सीखी। मुझे मतलब एक बेटी को जैसे सिखाया जाता है, ऐसे उन्होंने मुझे सिखाया। मैं सदैव उनको वंदन करती हूँ और मैं समझती हूँ कि हर बेटी को, हर लड़की को इसी तरीके से प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जब तक वो खुद में प्रैक्टिकल नहीं है, खुद में स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरे लोग आपको झांसों में डालते रहेंगे, आपसे मक्कारियाँ करते रहेंगे, चालाकियाँ करते रहेंगे, आप उन पर विश्वास करती रहेंगी, आप उनको अपना समझती रहेंगी और पता ही नहीं चलेगा वो कब चालाकी कर गए। इसलिए सबसे पहले हर बेटी को, चाहे वो गृहिणी है तो उसको गृहिणी क्षेत्रों के लिए स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, चाहे वो तुम्हारी जैसी लड़कियां जो फील्ड में निकलती हैं वो हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो हर कदम पे अपने आप में स्ट्रॉन्ग होना एक काबिलियत है, एक क्वालिटी है। जी मैम, जैसे कि महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, अधिकार बनाए, हालांकि उनको पता होता है लेकिन वो निकल कर सामने नहीं आते, चाहे उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम अपने परिवार को इसके ऊपर लें, क्योंकि जब किसी भी बेटी के साथ अन्याय होता है, चाहे वो उसके साथ मेंटल टॉर्चर परिवार में हो, जैसे ससुराल में, उसके देवर के साथ, ससुर के साथ, हस्बैंड के साथ, सास के, इवन सास के साथ, मतलब औरत भी अगर उसका टॉर्चर करती है, मेंटल टॉर्चर, तो भी उस बेटी को ये सिखाया जाता है कि तूने यहाँ गुजारा करना है, बर्दाश्त करना है, यही तेरा घर है। अगर हमें ये सिखाया जाता है कि यही मेरा घर है, अब मेरा मरना जीना इसी घर में है, तो मेरे घर में मुझे टॉर्चर क्यों किया जाता है? इस बात को सोचने की ज़रूरत है और इस लड़ाई को हमें खुद लड़ना है।
आज मैं एक बेटी हूँ, बहू बन के एक घर में आई हूँ, टॉर्चर सह रही हूँ, कल मैं उसी घर की सास बनूंगी, उसी घर में मुझे भी सास बनना है, तो क्या मैं वही रवैया करूँगी जो मेरी सास ने मेंटल टॉर्चर वाला मुझसे किया था? नहीं, हमें कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगाना है, कहीं ना कहीं इसे स्टॉप करना है। तो इसीलिए मैं हमेशा हर बेटी को, जब भी मैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में मोटिवेशनल टॉक के लिए जाती हूँ, तो मैं लड़कियों को यही कहती हूँ कि तुम अभी 8वीं 10वीं में हो, अब तुम्हें कॉलेज में जाना है, तो 10-12वीं से लेकर कॉलेज में एंटर करने वाली लाइफ का एक अलग मज़ा, अलग सोच, अलग जो है परिदृश्य होता है। तो स्कूल से कॉलेज में एंटर करने के टाइम तुम्हें क्या बातें ध्यान रखनी है, फिर जब आपका कॉलेज पूरा हो जाता है, आपको 3 वर्ष का और एक्सपीरियंस हो जाता है ज़िंदगी का, आप नई नई लड़कियों से मिलते हैं, नए लड़कों से मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नए साथी बनते हैं, कभी कभी आपका वहीं पर चयन हो जाता है या आप किसी को चुन लेती हैं, आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद कॉलेज से लेकर आप वर्किंग में जाती हैं, तो ये एक अलग फील्ड हो जाता है। यानी बचपन से लेकर स्कूल में, स्कूल से लेकर कॉलेज में, कॉलेज से लेकर वर्किंग में, तो आपको भिन्न भिन्न तरह के फील्ड्स को देखने का मौका मिलता है। आप उनके साथ कैसे रीसेटल होती हैं उन फील्ड्स में, ये आपको अपने लिए सोचना होगा। मैम, आप महिला आयोग की सदस्य होने के साथ भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं, राजनीति में हैं, तो वहाँ अपने आप को किस तरीके से देखती हैं? ठीक है, देखिए 2 सब्जेक्ट आपने पूछे कि राजनीति में मुझे कैसा अनुभव होता है। जब मैं मीडिया से राजनीति में आई तो एक अलग एक्सपीरियंस था। मीडिया में आपकी तरह मैं उछल कूद करके फटाफट इंटरव्यूज़ करना और जाना, ये सारी ज़िंदगी थी। उसके बाद इमीडिएट जब राजनीति आई तो मेरा पहला चुनाव था नगर निगम का एक पार्षद के तौर पे। वहाँ पर मुझे टोटली डिफरेंट रहना था, प्रॉपर साड़ी, प्रॉपर सूट, प्रॉपर डिफरेंट तरीके से उठना बैठना, बात करना, मतलब लोगों को ऐसा लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते थे जब कोई महिला राजनीति में आती है या कोई भी राजनीति में आता है कि ये बहुत अनुभवी है, बहुत मैच्योर है इसका दिमाग, और ये सिर्फ इसके मुंह से बस अच्छी ही बात निकलेगी, पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी जो उम्र होती है, जो आपका बैकग्राउंड होता है, जो आपका फील्ड होता है, आप तो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। तो अचानक राजनीति में टर्न करने में बहुत से अनुभव हुए मुझे, कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा। बहुत से लोग ऐसे थे जो डिमोरलाइज करते थे, बहुत से ऐसे थे जो कैलिबर को, मुझे जैसी लड़की को कहते थे कि तुम्हारे जैसी लड़कियां राजनीति में आनी चाहिए, तो ऐसे भी लोग थे। तो हर तरह का अनुभव होता है। लेकिन फिर मैंने अपने गुरु से, अपने बॉस से एक ही बात सीखी थी, अपने अंदर रोज़ सुबह उठते ही आईना देखो। जैसे तुम और मैं और हम सब आईना देखते हैं नॉर्मली, जब हम उठते हैं तो हम आईने में देख के क्या फील करते हैं? आईना देखते ही हम अपनी शक्ल देखते हैं, कहीं कोई एक्स्ट्रा बाल तो नहीं आ गया, ये लिपस्टिक कैसी लगाई, ये चीज़ें। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ आईना देखते हुए खुद को ये कहें, थैंक यू गॉड, तुमने मुझे एक लड़की बनाया, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड अ बोल्ड वुमेन। रोज़ अपने आप को आईने में देखकर ये कहो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बोल्ड हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी हिट नहीं होगा। आपको कोई भी दुनिया में हरा नहीं सकेगा। आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करोगे। जब आप किसी का बुरा नहीं करोगे तो आप उम्मीद करते हो कि आपके साथ बुरा ना हो। लेकिन ये दुनिया है, प्रैक्टिकल लाइफ है, आपके साथ बुरा कई बार हो जाता है, तो आप में उसको लड़ने की क्षमता आ जाती है जब आप पॉजिटिव सोच के साथ चलते हो। दूसरा प्रश्न आपने मुझसे लव जिहाद के ऊपर किया। लव जिहाद के महिला आयोग के नाते मेरे पास होडल, हसनपुर, नूह, मेवात, ये सारा एरिया था। तो यहाँ पर बहुत से केसेस सॉल्व करने का मौका मिला, बहुत से केसेस देखने का अनुभव हुआ, और मैंने ये फील किया है कि जहाँ पर भी इस तरह के केसेस हुए हैं वो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए हैं, क्योंकि छोटी बच्ची को ये नहीं पता होता कि लव जिहाद क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, और हम इसको जो है पब्लिकली नहीं करते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए। कुछ केसेस ऐसे भी हमने देखे जिनमें लड़कियां मैच्योर थी, तुम्हारे जितनी बड़ी थी, कॉलेज पढ़ी हुई लड़कियां थी, बहुत सी शादीशुदा भी थी। तो ऐसे में एक अलग कानून आ जाता है। जो माइनर का कानून होता है उसमें सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, जिसको कई बार हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सज़ा दोनों के लिए सेम है, लेकिन कुछ
केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़की जो है मैच्योर होती है, 21 साल की होती है या 18 से बड़ी होती है, तो वो अपना अधिकार जमाती है कि मैं, ये मेरा अधिकार है, मैं कर सकती हूँ। और कई बार लड़कियाँ बहुत ही बैडली मिसगाइडेड होती हैं। कई बार लड़कियाँ फंस जाती हैं, वो फिज़िकली अटैच हो जाती हैं या ज़बरदस्ती किया जाता है उनके साथ हो जाता है, फिर उनकी फ़िल्म्स बना लेते हैं, उनके रिकॉर्ड्स रख लेते हैं, उनकी ऑडियोज़ रख लेते हैं, मोबाइल्स में से चिप निकाल लेते हैं, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसे में कई बार लड़कियां फंस भी जाती हैं। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस सॉल्व करने का हमें मौका मिला, पुलिस से हमें मदद मिलती है। कई बार लड़के मुकर जाते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, तो हम पुलिस के माध्यम से उनके कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। तो हम उनकी रीडिंग कर लेते हैं कि इसका नेचर क्या है, क्या ये इसी महिला के साथ जुड़ा हुआ है या इसका काम ही यही है, कई जगह फ़ोन करना, कई जगह उसके रिकॉर्ड्स। तो बहुत सारी बातें ऐसे में भी पता लगती हैं। तो इसमें हमें अवसर मिला कुछ बेटियों को सही जगह वापस लाने का, और कहीं पर नाकामी भी रही। जो बेटियां नहीं आना चाहती थी, शादी कर लेती हैं या मैच्योर कहलाती हैं। ऐसे बहुत से केसेस भी आए हैं जो बाद में बहुत पछताती भी हैं। सुन रहे थे रेनू भाटिया जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो महिला के सम्मान के लिए कार्य करती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज के इस वक्त में किस तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को अपने सम्मान के लिए लड़ने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।